हूँ आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। नींबू के बाग से किसान ले अधिक उत्पादन। गर्मी के मौसम में मूली की खेती पर तकनीकी सलाह। नींबू के बाग से अच्छी उपज वही किसान ले पाते हैं जो बागों की देखरेख पर विशेष ध्यान देते हैं, और इस समय नींबू के बागों की विशेष देखरेख करने की जरूरत भी है, तभी आने वाले दिनों में अच्छी उपज मिलेगी। तो इस समय आप नींबू के बाग में कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इसके बारे में बता रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SK पांडे। हमारे किसान भाई नींबू के बगीचे लगाकर रखे हुए हैं और नींबू के बगीचे से काफ़ी अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है, बशर्ते कि देखभाल है वो अच्छी तरह से हो। जैसा कि किसान भाइयों को मालूम है कि यह नींबू अगर पानी मिलता रहे तो साल भर थोड़ा थोड़ा फलता रहता है। हमारे किसान भाइयों को जो ज़्यादा आमदनी प्राप्त होती है वो ग्रीष्मकालीन फसल से प्राप्त होती है। अब आने वाली फसल जो ग्रीष्म फसल है, इसमें अभी आप किसान भाई देख रहे होंगे कि फूल लग के फल बैठ चुके हैं, फलों का बढ़ना शुरू हो गया है। ये निश्चित कर लें कि साफ सफाई तो रखनी ही है, क्योंकि साफ सफाई नहीं रखते तो जो पत्तियां सड़ती हैं, गलती हैं, उनसे जो बीमारियों की ज़्यादा फैलते हैं। और जो पत्तियां गिरती हैं उनको एक अपना गड्ढा बना लें, उसमें डालते जाएं तो आपकी जो खाद तैयार होगी वो आपके बगीचे में उपयोगी साबित होगी। बाग को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। इसके लिए पौधों के आसपास 1 मीटर तक खुदाई कर थाला बनाएं। पानी की मात्रा भी एक निश्चित जितनी आवश्यक है उतना देना जरूरी होता है, अन्यथा फलों का गिरना उसके कारण भी हो सकता है। किसान भाई गलती क्या करते हैं कि पानी थाले में इतना भर देते कि वो कई दिनों तक भरा रहता है, जिससे फल बढ़ने की जगह पीले पड़ के गिरने लग जाते हैं। तो पानी की अधिकता फलों के गिरने में सहायक है, अतः पानी ना भरा रहे इस हिसाब से पानी हल्का दें। खेती में हो सके तो ड्रिप सिंचाई का उपयोग करना चाहिए। बाग में पानी का रुकाव न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। यह बहुवर्षीय बागवानी फसल है। अच्छी उपज लेने के लिए नियमित रूप से खाद और उर्वरक देना चाहिए, जिससे पौधे का विकास अच्छी तरह से हो और अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त हो। उसके पश्चात जो आपके उर्वरक हैं, खाद हैं, पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए फूल आने के पहले किसान भाइयों ने कुछ उर्वरकों की मात्रा, खाद की मात्रा दे रखी होगी और कुछ मात्रा शेष रह गई होगी। उस मात्रा को जो भी पौधे की आयु के अनुसार, जो जैसे बगीचे हैं, उस तालिका के अनुसार किसान भाइयों को हमारे कृषि विश्वविद्यालय से तालिका में दिया हुआ है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, ऐसे 10 वर्ष तक के पौधों के लिए अलग अलग मात्रा में उर्वरकों को देना है और खाद की मात्रा देनी है। और सबसे बड़ी एक और किसान भाइयों को समस्या जाती है कि गर्मी के समय में फल फटने लगते हैं। फल फटने का कारण होता है भूमि में नमी की कमी या पोषक तत्वों की कमी, वातावरण में तापमान का बढ़ जाना। जब ये 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं तो निश्चित रूप से फलों का फटना बढ़ता है और उससे फसल उत्पादन प्रभावित होता है। इसके लिए किसान भाई नमी बनाए रखें। अगर नमी बनी हुई हो फिर भी फल फट रहे हैं तो बोरान की कमी है। बोरान का 0.4 से 0.5% का घोल बनाकर उसका 2 से 3 छिड़काव 15 दिन के अंतर पर केवल 2 छिड़काव कर दें तब भी पर्याप्त है, फल नहीं फट पाएंगे।
अब बात आती है कि किसान भाई इसमें कुछ कीट भी आते हैं, जैसे कि पत्ती में देखेंगे कि सुरंग सी बन जाती है, जैसे कि नीचे अंदर एक छोटी सी इल्ली होती है, तब ऊपरी सतह जो होती है मोम की परत के अंदर वो हरे रंग को, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, वो खाता है और इसको सुरंग कीट भी कहते हैं। तो किसान भाई इसके नियंत्रण के लिए कोई भी हमारा कीटनाशक डाइमिथेट 1 से 1.5 या 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसको पानी में घोल लें और इसका छिड़काव अवश्य करें ताकि उसका पूर्णतः नियंत्रण हो जाए। कभी कभी ये भी देखा गया है कि पत्ती खाने वाली एक इल्ली भी आती है, एक तितली होती है जो कि अंडे दे देती है पत्तियों पर, वो निकलकर उसकी लार्वा फिर वो पूरी पत्तियों को खा जाती है, जिससे कि पूरा पौधा पत्ती विहीन हो जाता है। तितली के गीडार नई पत्तियों को काट कर खा जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कीड़ों को चुनकर मारें और पौधों पर मोनोक्रोटोफास दवा छिड़काव करें। बाग में कैंकर, गोंद रिसाव जैसे रोगों के साथ साथ अनेक प्रकार के विषाणु जनित रोग लगते हैं। नींबू में सबसे बड़ी समस्या आती है एक कैंकर। किसान भाइयों ने देखा होगा कि पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और वो बाद में जब विकसित होते हैं तो खुरदरे हो जाते हैं। अगर हाथ से उनको छुओ तो हाथ पे खुरदरापन लगेगा, तो छोटे होके फिर मिक्स हो जाते हैं और पत्तियां पीली पड़ती। यही नहीं, यह रोग आपके टहनियों पर भी और फलों पर भी पहुंच जाता है, जिससे फलों की गुणवत्ता प्रभावित होती है और बाजार में उनके अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट 150 से 200 ppm का घोल बनाएं प्रति लीटर पानी में के हिसाब से, और इसका छिड़काव आप 2 से 3 छिड़काव अवश्य करें 15-15 दिन के अंतर पर। और गमोसिस देखने में आ रही है आजकल, आपके तने और शाखाओं से एक गोंद जैसा तरल पदार्थ निकलता है और फिर वहाँ से तने सड़ने लगते हैं, फटने लगते हैं और पूरा की पूरा पौधा सूख जाता है। जितने भी प्रभावित क्षेत्र हैं ऊपर से उसको हल्का सा जो तरल पदार्थ निकला है उसको खरोंच के निकाल दें। इसके उपचार के लिए रोडोमील आता है, पेस्ट करके बनाया बाजार में उपलब्ध है, और इसको पेस्ट को लगा दें। दूसरा उपाय सबसे अच्छा ये है कि बोडो पेस्ट, जिसमें चूना और नीला थोता का मिश्रण करके बनाया जाता है, यह भी बाजार में अब उपलब्ध हो गया, अन्यथा किसान भाई स्वयं बना लें और इसको भी लगा दें तो ये भी रोडोमील जैसा ही प्रभावी है। तो दोनों में से किसी एक का प्रयोग करें और तने को सीधा धूप ना लगने दें। तो किसान भाई इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखें और भरपूर उत्पादन लें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर साधा निशाना, कहा जय बजरंगबली बोलने वाले को बंद करने की तैयारी। बोले कांग्रेस को प्रभु श्री राम से तकलीफ। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से नहीं मिली राहत। गुजरात हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से किया इनकार। गर्मी की छुट्टी के बाद आएगा फैसला। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। प्रदेश के जिन किसानों के पास सिंचाई जल की सुविधा है और उनके खेत खाली पड़े हैं, ऐसे किसान अभी इन खेतों में मूली की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इस समय खेती करते समय कुछ खास बातों पर ध्यान देने की जरूरत होती है, जिनके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर LM यादव। मूली का उपयोग सलाद और सब्जी के रूप में किया जाता है। इसमें तीखा स्वाद होता है।
मूली विटामिन सी एवं खनिज तत्व का अच्छा स्रोत है। मूली के लिए ठंडी जलवायु उपयुक्त होती है, लेकिन ये अधिक तापमान भी सह सकती है। जो गर्मी में अब चूंकि तापमान 35 से 40 रहेगा, तो ऐसी परिस्थिति में दो किस्में हैं जो किसान भाई लगा सकते हैं। एक है पूसा देसी और पूसा चेतकी, और कुछ वैरायटी अभी आई जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, उनका भी वो काशी विशेष ऐसा कुछ करके किस्में हैं, वहाँ से जो किसान भाई ले सकते हैं तो उन बीजों का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इनका वो चयन करके खेत में बुआई कर सकते हैं। सामान्यतः खेत की तैयारी तो उसकी कल्टीवेटर से जुताई करके करीब 150 से 200 कुंटल पर हेक्टेयर कंपोस्ट उसमें डाल दें, या 50-60 कुंटल वर्मी कंपोस्ट उसमें मिला दें। भूमि का चयन और तैयारी। मूली की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन मूली का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए रेतीली दोमट भूमि अधिक उपयुक्त रहती है। मूली के लिए गहरी जुताई की आवश्यकता होती है, इसीलिए खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाले पिलाऊ से करने के बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर भूमि को समतल कर लें, जिससे फसल का उचित विकास हो सके। इसके बाद 60 केजी नाइट्रोजन, 40 केजी फास्फोरस और पोटास प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। और नाइट्रोजन को आधा हिस्सा जब बीज बोते हैं तब देना चाहिए, बाकी आधा हिस्सा 1 महीने की फसल हो जाए तब वो दें टॉप ड्रेसिंग के तौर पे। किसान भाइयों, मूली के बीज की मात्रा उसकी जाति, बुआई की विधि और बीज के आकार पर निर्भर करती है, लेकिन सामान्य तौर पर मूली की बुआई के लिए 5 से 10 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बुआई से पहले मूली के बीजों को कार्बेडाजिम दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करें। और इसकी जो बुआई करते हैं वो कतार से कतार की दूरी 1 फीट रख सकते हैं, और 2 पौधे के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। लगभग 4 से 6 केजी जो है वो बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। ये सामान्य तरीका है खेती करने का। और ऐसा भी लोग करते हैं सिंचाई में कि मोटा सा मेड़ बना लिए और उसमें 3 से 4 रो मेड़ पर बुआई कर देते हैं और नाली में सिंचाई करते हैं, तो वो काफ़ी घना उसमें होता है। और चूँकि वो मिट्टी जो होती भुरभुरी रहती है जो मेड़ा बनता है, तो ये ऐसा भी किसान भाई इसको करें तो वो ज़्यादा सफल होता है, क्योंकि बार बार सिंचाई करने के लिए थोड़ा फ्रिक्वेंटी हो, अगर प्लेन ज़मीन में बोएंगे तो उतना भरपूरी मिट्टी मिलती नहीं है। तो सुझाव ऐसा होगा कि अगर वो मेड़ बना लें, लगभग 45 सेंटीमीटर मेड़ चौड़ी हो, तो चैनल से सिंचाई करेंगे और उसमें वो 45 सेंटीमीटर जो मेड़ की ऊंचाई है उस पर वो 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज बो देंगे। तो ये तरीका एक अच्छा है गर्मी के मौसम के लिए। बीज उग आने तो सामान्य मूली की खेती में यही है, कीड़े इसमें आएंगे, पत्ता जो चिबा जाते हैं, तो वो कोई सिस्टमिक दवाई ही उस पर स्प्रे कर सकते हैं, मोनोसील वगैरह अगर स्प्रे करेंगे। बाकी सिंचाई ठीक करते रहेंगे, लगभग हर हफ्ते सिंचाई करना पड़ेगा, तो बीमारी इसमें कोई खास ऐसी आती नहीं है। और कीड़ा के लिए वो स्प्रे कर देंगे मोनोसील वगैरह, तो इससे उनकी फसल अच्छी हो सकती है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर साधा निशाना। कहा, जय बजरंग बली बोलने वाले को बंद करने की तैयारी। बोले, कांग्रेस को प्रभु श्री राम से तकलीफ। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से नहीं मिली राहत। गुजरात हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से किया इनकार। गर्मी की छुट्टी के बाद आएगा फैसला। शरद पवार का बड़ा ऐलान। एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का किया फैसला। समर्थकों ने किया वापस फैसला लेने की अपील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है।
मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला मुरैना और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान में आगामी दिनों में इन क्षेत्रों में छुटपुट से घने बादल छाए रहने व वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने तथा हवा लगभग 8 से 13 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मुख्यतः पूर्व उत्तर दक्षिण पूर्व दिशा से बहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि किसान भाई इस समय मिट्टी की जांच करवाएं। इसके लिए खेत की मिट्टी उन जगहों से ना लें जहां पर पेड़ हो या फिर गोबर की खाद वाली जगह हो। इस समय खेतों की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। इस समय मूंग की फसल में पीला मोज़ेक रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर प्रभावित पौधों को उखाड़कर गड्ढे में दबाकर नष्ट कर दें। मूंग में हरा मच्छर, माहू जैसिड एफिड, थ्रिप्स एवं सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 100 ग्राम 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। ग्रीष्मकालीन मक्का, बाजरा, ज्वार की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। गेहूं का सुरक्षित भंडारण करें। फसलों की कटाई के उपरांत खेत में कच्चे अवशेषों को जलाएं नहीं, बल्कि जुताई करके भूमि में दबाएं। उससे भूमि में जीवांश और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। लौकी, तोरई, कद्दू, ककड़ी में लाल कीड़ा यानी रेड पंपकिन बीटल दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियान 2% धूल का भुरकाव करें। मिर्च और टमाटर की फसल में इस समय लीफ कर्ल यानी चुर्रा मुर्रा रोग आने की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 डीजी की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना भेदक व फल वेधक मक्खी से बचाव के लिए प्रभावित फलों को तोड़कर जमीन में दबाकर नष्ट कर दें व अधिक मात्रा में इन कीटों का प्रकोप हो तो स्पाइनोसेट दवा 48 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन के लिए चारे के साथ साथ 50 ग्राम नमक और 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति पशु अवश्य दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। किसान भाई अपने जानवरों को धूप में निकलने से बचाएं। ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं और जानवरों को नियमित रूप से नहलाएं। पशु बाड़े को हवादार बनाएं एवं गीले वारदाने लटकाकर ठंडा रखें। यदि संभव हो तो पशु बाड़े में फोगर की व्यवस्था करके हर 4-5 घंटे में फोगर चलाएं। भैंस वंशीय पशुओं को पानी भरे तालाब में छोड़ें। बकरियों में पीपीआर रोग के नियंत्रण के लिए टीका लगवाएं। गर्मी से बकरियों की सुरक्षा करें। बकरियों को हरा चारा, साफ पानी एवं सूखे स्थान पर बांधें एवं परजीवियों से बचाव के लिए जरूरी उपाय करें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला रायपुर के दीपेश यादव ने। आपने दुधारू पशुओं में बांझपन की समस्या और इसके निदान के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मुख्यतः जो बांझपन है पशुओं में, यह हमारे ग्रामीण अंचल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। प्रदेश में पशुओं के समय पर नहीं बयाने की समस्या आमतौर पर देखी जाती है। पशुपालक भाइयों, आपके पशु समय पर ही नहीं ब्याएंगे तो आपके द्वारा की गई सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं डेयरी पशुओं में गर्भधारण न करने और बार बार ताव में आने के कारणों के बारे में, जो इस प्रकार से हैं। जानवर को शुरू से उतना फीडिंग नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण कि उनके आर्गन डेवलप हों, सही से वो गर्मी में आए, कम से कम 2/3 ऑफ द बॉडी वेट जो कहा जाता है
अगर 500 किलो का जानवर है तो कम से कम 280 किलो के करीब वो पहुँचता है, तब उसमें हम कृत्रिम गर्भाधान या नेचुरल सर्विस कराना चाहिए। लेकिन गांव में क्या होता है कि हमारे पास मिनरल मिक्सचर की कमी होती है, अच्छे हमारे पास उनके देने के लिए चारे का उत्पादन नहीं होता है, कुछ भी जो मिलता है सूखा भूसा इतना एनर्जी और प्रोटीन नहीं दे पाता है, जिसके कारण कि हम जानवर सही टाइम पे गर्मी में आए और सही टाइम पे अपना बॉडी वेट गेन करे। ऐसे जानवर को हम कह देते हैं कि ये जानवर बांझपन का शिकार है, इसमें बांझपन नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़, अगर जानवर सही से उस प्यूबर्टी लेवल तक और उस बॉडी वेट को गेन कर लेता है तो भी समस्या आती है कि वो गर्मी में नहीं आ रहा है। गर्मी मेनली आती है, ये हार्मोनल डिफिशिएंसी के कारण होती है, जिसके कारण कि जानवर गर्मी में नहीं आ पाता। डेयरी पशुओं में गर्भधारण न करने और बार बार ताव में आने के कारणों के बारे में, पशुओं के संतुलित आहार में कमी, पशुओं में परजीवियों की समस्या, पशुओं का लंबे समय से बीमार होना, पशुओं का सही समय पर गर्भधारण नहीं करवाना, पशु के प्रजनन अंगों में विकार होना, ऐसे कई कारण हैं जिससे पशु समय पर गर्भधारण नहीं कर पाते। सबसे पहले तो हम उसका बॉडी वेट चेक करते हैं कि इतने बॉडी वेट का हुआ है कि नहीं हुआ है, पहली चीज़। दूसरी बात, हम ये ध्यान रखते हैं कि इसकी डिवर्मिंग हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि जब हम कहीं का भी चारा खिलाते हैं तो उसके कारण हमारे कृमि जो है पेट में पहुंच जाते हैं, जिससे कि उनका बॉडी वेट गेन करने में बहुत समस्या आती है। पहले डिवर्मिंग कराते हैं, फिर मिनरल मिक्सचर सप्लीमेंटेशन करते हैं, अच्छे चारे को देते हैं, उसके बाद जानवर गर्मी में नहीं आता है तो हम डिफरेंट प्रोटोकॉल बने हुए हैं जो कि जिस पे हम काम करते हैं। पशुपालक भाइयों, यदि आप अपने पशुओं का सही समय पर गर्भधारण करवाते हैं तो न केवल पशुओं को देखभाल के खर्चे से बच सकते हैं बल्कि इनसे अच्छी आय भी ले सकते हैं। जरूरी होता है कि अगर जानवर गर्मी में नहीं आ रहा है, सबसे पहले हम जाते हैं, जानवर को चेक करते हैं पर रेक्टल विधि के द्वारा। उसमें हम पहले डंक को बाहर निकालते हैं। शुरुआती तौर पे जब हम जाते हैं तो उसमें उसके आर्गन का मसाज करें। मसाज से काफ़ी हद तक, अगर काफ़ी संख्या में जानवर बांझपन का शिकार हो रहे थे, मसाज से काफ़ी जानवर गर्मी में आ जाते हैं। जब गर्मी में आ जाता है तो हम डॉक्टर की सहायता से या गौ सेवक जाके जो याई करने वाले गौ सेवक हैं उनकी सहायता से हम उसमें कृत्रिम गर्भाधान या कोई बुल अगर वहाँ पे है तो उससे हम नेचुरल सर्विस करा के उस जानवर को गर्भधारण कराते हैं। उसके बाद जानवर गर्मी में नहीं आता है तो हम डिफरेंट प्रोटोकॉल बने हुए हैं जो कि जिस पे हम काम करते हैं और उससे उस इंजेक्शन को लगा के उस हार्मोन का यूज़ करके हम जानवर को गर्मी में लाते हैं। के लिए सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि जो डॉक्टर आता है उसको ये पता होना चाहिए, जो हम पर रेक्टल के द्वारा पशु से ये चेक करते हैं कि इसमें सीएल है कि नहीं है, ओवरी कैसी है, ओवरी की कंडीशन क्या है, सर्विक्स कैसी है, सर्विक्स डेवलप है कि नहीं है, उसके जो आर्गन हैं वो डेवलप हैं कि नहीं है। अगर सब कुछ सही है तब हम देखते हैं कि जो पशु की ओवरी है जिससे हार्मोन स्रावित होता है और पशु गर्मी में आता है उसको चेक करते हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि जानवर गर्मी में क्यों नहीं आ रहा है, इसमें क्या ट्रीटमेंट देना उचित होगा। अगर ऐसा लगता है कि इसमें सीएल है, फोलिकल है, अगर सीएल होती है तो हम प्रोस्टाग्लैंडिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। सीएल है या फोलिकल है तो उसमें हम क्या करते हैं कि PGF2 अल्फा के 2 इंजेक्शन यूज़ करते हैं 11 दिन के अंतराल पे। पहला इंजेक्शन जब यूज़ करते हैं तो वो 3 से 5 दिन के अंदर हीट पे आ जाता है। अगर उसमें फोलिकल है तो नेक्स्ट इंजेक्शन जब 11वें दिन लगाते हैं तो जो साइकिल चलती है, सीएल जो फोलिकल जो है सीएल में कन्वर्ट हो जाती है, उस समय हम प्रोस्टाग्लैंडिन का इंजेक्शन देते हैं और जानवर गर्मी में आता है जिससे कि हम याई करा सकते हैं। और ऐसे कई से प्रोटोकॉल हैं जो अंडर रिसर्च हैं और कहीं कहीं जो कान में है उसमें ईयर इम्प्लांट लगाते हैं जिससे स्लो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है और उससे जो प्रोजेस्टेरॉन है कंडीशन मेंटेन रहती है हार्मोन की। बाद में जैसे हम रिमूव करते हैं सीएल की ऑटोलाइसिस होती है और एनिमल हीट पे आ जाता है। हीट में आने के बाद उसमें हम याई करा के हम पशु को गर्भधारण करा सकते हैं। इससे हम बांझपन से मुक्ति पा सकते हैं। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501-512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से